Okay, so very good afternoon to all of y'all. कैसे हो आप लोग सब? First of all, congratulations for clearing your 12th standard examination, and I really welcome you all for this professional course which is known as the Chartered Accountancy course. देखो, मेरा जो सब्जेक्ट है that is going to be paper 2, और आपको पता है पेपर 2 का नाम क्या है? Any idea? नहीं, सीए फाउंडेशन, ये तो हमारे कोर्स का नाम है. ये जो पेपर है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, उस पेपर का नाम आपको मालूम है? इट इज बिजनेस लॉ, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. देखो, सीपीटी से बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं हमारे फाउंडेशन के करिकुलम में. सीपीटी में कैसा था, आपका लॉ का जो पेपर था वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड था. ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब कैसा? एक क्वेश्चन और 4 गोले. सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो फिर टिंगो, और 6 महीने बाद वापस अटेम्प्ट दे दो. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल, फाउंडेशन के कोर्स में लॉ का पेपर जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है. इट इज एन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज अ सब्जेक्टिव पेपर. सब्जेक्टिव मतलब एक्चुअली अब इंस्टीट्यूट आपको क्या करने वाला है, क्वेश्चंस पूछने वाला है और आपको थ्योरी पैटर्न में आंसर्स जो है वो लिखने होंगे. तो अब बातें जो है इतनी आसान नहीं है जैसे कि सीपीटी में थी. फाउंडेशन का करिकुलम जो है इट इज अ लिटिल मोर चैलेंजिंग एज कंपेयर टू द सीपीटी करिकुलम. तो इसीलिए मेरा अप्रोच जो है वो भी वैसा ही रहेगा ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन जो है वो दे दे. अब देखो, कुछ सिखाने के पहले थोड़ा बहुत कुछ मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ. सबसे पहली बात तो मेरा नाम, आई एम सीए अंकिता पटनी, और पिछले 6 सालों से मैं इंटरमीडिएट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ सीए. इंटरमीडिएट में मैं लॉ पढ़ाती आई हूं और पिछले 2 सालों से मैंने सीए फाइनल का भी लॉ पढ़ाना शुरू किया है. सीपीटी एंड फाउंडेशन जो है इसकी ये मेरी पहली बैच है. बट क्योंकि मैं 6 सालों से लॉ में एक्सपीरियंस्ड हूं, आई बिलीव कि ये वाला सब्जेक्ट जो है मैंने बहुत जस्टिस दी है ये सब्जेक्ट को. और जितना मजा मुझे आया ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, मुझे पूरा यकीन है कि उतना ही मजा आप लोगों को भी आएगा ये सब्जेक्ट को मेरे साथ पढ़ने के लिए. मेरी क्लासेस जो है पुणे में लाइव चलती है, और लाइव के साथ साथ आई हैव मेनी सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया. हमारे फ्रेंचाइजी चैनल के थ्रू हमारी क्लासेस चलती है ओवर 160 सिटीज ऑल ओवर इंडिया, स्वप्निल पटनी क्लासेस की. और प्लस मेरी पेनड्राइव जो है, पेनड्राइव के माध्यम के द्वारा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझसे लॉ पढ़ते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने रैंक भी लाया है. अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करते होगे, आप लोग जान ही गए होगे, रेखा सुतार जो है, रेखा सुतार वॉज ऑल ओवर इंडिया रैंक 1. शी वॉज आर स्टूडेंट, स्वप्निल पटनी क्लासेस की तो स्टूडेंट थी, प्लस उसने लॉ भी मुझसे पढ़ा है. और लॉ में 100 में से उसने स्कोर किया है 86 मार्क्स. 86 मार्क्स आपका पासिंग होता है 40 मार्क्स आउट ऑफ 100. उसने स्कोर किया था 86 मार्क्स. 86 मार्क्स मतलब इसमें तो 2 गरीब बच्चे पास हो सकते हैं. 86 मार्क्स आउट ऑफ 100 उसने ये थ्योरी पेपर में जो है वो स्कोर किया था. खैर, लॉ इज अ थ्योरी पेपर, आई नो, आई अग्री इट इज अ थ्योरी पेपर, बट मेरा जो अप्रोच है लॉ में, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. हर एक चीज जो मैं आपको बताऊंगी, आई एम गोइंग टू लिंक इट विथ योर प्रैक्टिकल लाइफ के कहां पे आपने ये महसूस किया है कि आप लॉ फॉलो कर रहे हो या आप लॉ को वायलेट कर रहे हो, या ऐसे न्यूज में कौन से इंस्टेंसेस आए हैं, या ऐसे कौन से केस लॉ, जजमेंटल केस लॉज आए. जैसे कि आप लोग हाल ही में अगर न्यूज़पेपर पढ़े होंगे सहारा का, सुब्रत रॉय सहारा, नहीं तो फिर हाँ, आपने एक हस्ती को तो सुना ही होगा, विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस का एक बड़ा स्कैंडल कुछ समय पहले हुआ था. तो कौन सी सारी वो चीजें थी जो उन्होंने लॉ की वायलेट की थी, जिसके द्वारा उनको ये सारी सजा हुई है, क्यों सुब्रत रॉय सहारा को 3 साल का जेल हुआ, ये सारी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें जो है हम देखने वाले हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आए ये पर्टिकुलर पेपर में. देखो, क्योंकि ये पर्टिकुलर पेपर आपके करिकुलम में है, इट इज ऑब्वियस कि कुछ तो कारण रहा होगा कि इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर पेपर को आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है. दो अकाउंट्स एंड ऑडिट आर गोइंग टू बी योर कोर पेपर्स. लॉ जो है, लॉ, ये जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, लॉ भी आपको पता होना जरूरी रहता है. क्योंकि देखो, जब आप ऑडिट करने जाओगे, ऑडिट आप क्या करते हो ऑडिट में, आप आपके क्लाइंट को बोलते हो कि जो कुछ भी वो अकाउंटिंग कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और उसमें बहुत सारे लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं. तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि लॉ क्या कहता है, आप कैसे किसी और को ये सलाह दे पाओगे कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है. इसीलिए अगर आपको आपका करिकुलम पता होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर्स ऐसे हैं जो तीनों भी स्टेजेस में है. एक अकाउंट्स है और एक लॉ है. तीनों भी स्टेजेस मतलब कौन से स्टेजेस? एक
आपका फाउंडेशन। दूसरा जो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप अपेयर करोगे, दैट इज योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। और इंटरमीडिएट के बाद आपका आखिरी जो स्टेज होता है वो होता है सीए फाइनल का। लॉ और अकाउंट्स, बस सिर्फ ये दो पेपर्स ऐसे हैं जो तीनों भी स्टेजेस में कवर्ड है, फाउंडेशन में भी, इंटरमीडिएट में भी और सीए फाइनल में भी, है ना। ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आपके हर एक चीज के लिए काम में आने वाले हैं, चाहे आपकी आर्टिकलशिप हो, चाहे आपका प्रैक्टिस हो, या चाहे आपने सोचा है कि सीए बनने के बाद मुझे जॉब करना है, जॉब छोड़ो। अगर आपने ये भी सोचा है कि मुझे सीए बनने के बाद बिजनेस करना है, आपको एक फैक्ट्री ओपन करनी है, तो कौन से वो सारे एक्ट्स होंगे जो आपकी फैक्ट्री के लिए एप्लीकेबल होंगे, ये आपको जानना जरूरी है। इसीलिए एकदम बढ़िया तरीके से इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये लॉ के सब्जेक्ट को तीनों भी स्टेजेस पे डिवाइड किया है, सो दैट यू गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट दिस लॉ इज और लॉ का क्या सारा कंटेंट है। देखो मेरा क्या है, पेपर 2 है, सब्जेक्ट का नाम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। आप लोग मुझे बोलो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये सीए फाउंडेशन का पेपर 2। प्लीज एवरीवन जस्ट रीड द सब्जेक्ट नेम टुगेदर। व्हाट इज इट? बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग। दिस इज द फुल 100 मार्क्स पेपर, और ये 100 मार्क्स का पेपर जो है, इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस ट्रू है, फॉल्स है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, और साथ ही साथ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस भी जो है हमारा इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकता है। सो इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बट आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग हमारा क्लास का प्रेपरेशन इस तरीके से करेंगे ताकि आपको पूरा सब्जेक्ट जो है वो क्लास में ही लर्न हो जाए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन दे पाओ। देखो कुछ भी सिखाने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, हाउ इज गोइंग टू बी माई अप्रोच टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। मेरा ढंग कैसा है पढ़ाने का, मैं किस स्टाइल में सिखाने वाली हूं, वो मैं आपको आज बताना चाहती हूं। उसके बाद हम शुरू करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो, कोई भी टॉपिक शुरू करने के पहले आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई दिस टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड। तो सपोज हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू किया, वन ऑफ द एक्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो मैं डायरेक्टली सेक्शन 1 शुरू नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये एक्ट आया है। देखो हमें मगिंग अप नहीं करनी है। आई डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मगिंग अप। आप मगिंग अप करोगे, आपको 2-4 दिन बातें याद रहेगी, बाद में भूल जाओगे। बाद में आर्टिकलशिप होगा, सीए फाइनल का अटेम्प्ट होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, सबसे पहले आप मुझे याद करोगे और बोलोगे मैम ने क्या पढ़ा है। वो मैं नहीं चाहती हूं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर फर्स्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कॉन्सेप्चुअली, कि क्यों ये लॉ आया, वहां से हम लोग शुरुआत करने वाले। फिर हम देखेंगे कि ये लॉ में लिखा क्या है, हम समझने की कोशिश करेंगे, हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। बट अब देखो सिर्फ समझ के अब बात नहीं बनने वाली है। ये सुहाना सफर तो हमारा बीकॉम और 11-12 जैसा रहा नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक इन क्लास इटसेल्फ। मैं कोशिश करूंगी कि ये जो कंटेंट है आपको क्लास में ही याद हो जाए, और आपका क्लास में ही मैं रिवाइज कराऊंगी। सिर्फ रिवाइज नहीं, इनफैक्ट हमारा अप्रोच रहेगा क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब क्या, सपोज आज कुछ 4 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा है, कल कुछ नए टॉपिक शुरू करने के पहले मैं प्रीवियस डे के 4 टॉपिक्स आपके साथ रिवाइज करूंगी, और उसके बाद हम नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। वैसे ही 3rd डे पे पहले दिन के 4 टॉपिक्स, दूसरे दिन के 4 टॉपिक्स, और फिर 3rd डे का नया कंटेंट रहेगा। ऐसे करते करते टिल द लास्ट डे ऑफ आवर क्लास, आई प्रॉमिस यू, जो मैंने पहले दिन सिखाया था वो भी मैं रिवाइज करूंगी। ऐसा अप्रोच क्यों? देखो एक स्टडी ने कहा है, कोई भी चीज अगर आप 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करते हो तो देयर इज अ टेंडेंसी दैट इट गेट्स स्टोर्ड इन योर परमानेंट मेमोरी। तो देयर इज नो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, देयर इज फुल रिटेंशन इन योर माइंड। हम चाहते हैं कि ये सारा कंटेंट आपके माइंड में रिटेन्ड रहे, ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन में आपकी एग्जामिनेशन दे पाओ। प्लस और एक चीज हमारे क्लास में होने वाली है, एंड दैट इज गोइंग टू बी रेगुलर टेस्ट। देखो टेस्ट क्यों, ये टेस्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको समझेगा कि आपको कितना आ रहा है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। और मैं चाहूंगी एवरी वन ऑफ यू सिटिंग ओवर हियर शुड गिव द टेस्ट। टेस्ट देना क्यों जरूरी है? देखो आपने गलती किया तो भी चलेगा, आप फेल हुए तो भी चलेगा, 10 में से 2 ही क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया तो भी चलेगा। देखो यहां पे गलती की चलेगा, मैं नहीं चाहती हूं कि वो उन घंटे में आप गलती करो विच इज गोइंग टू बी योर फाइनल एग्जामिनेशन। यहां पे आपको जितनी गलती करनी है कर लो, आप सारी भूल आपकी माफ है।
मैं किसी बच्चे को नहीं चिल्लाने वाली हूं कि मैंने इतने अच्छे से सिखाया, आपने क्यों जवाब नहीं दिया या आपने क्यों गलत जवाब दिया। उल्टा मैं तो चाहती हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा गलत आंसर मेरे क्लास में मेरे सामने दो, ताकि एग्जामिनेशन में अगर सेम क्वेश्चन आया तो वहां पे आप गलती ना करो। देखो, फाइनल ग्राउंड पे गलती करना, इट इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की। क्यों? बिकॉज इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर 6 months। 6 months मतलब आप सोचो, अगर 6 months से आप सीए फाउंडेशन लेट क्लियर करते हो तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है 6 months आप सीए लेट बनोगे। बराबर या नहीं? सही हिसाब है या नहीं? 6 months आप सीए लेट बनोगे मतलब आप खुद हिसाब लगा दो। सपोज आप सीए बन जाते हो, कम से कम पर मंथ आप कमाओगे 50,000 रुपीज। दिस इज कम से कम, एकदम बिगिनर। 50,000 इंटू 6 करो तो कितना हुआ? 3 lakhs। अब आप सोचो 3 लाख आपने खो दिए एक गलती की वजह से। अब आप खुद सोचो 3 लाख में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपने सोचा था आपको एक ब्रांडेड घड़ी चाहिए थी, वो आप 3 लाख में ला सकते थे। आपको लग रहा था कि आपको एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदनी है, वो आप ला सकते थे। आपको अपना खुद का लैपटॉप चाहिए था, वो आप ला सकते थे। बट ये सारी चीजें आप खो दोगे। कब खो दोगे? अगर आपने सिंसियरली मेरी क्लास अटेंड नहीं की और रेगुलरली आपने टेस्ट नहीं दिया तो अब आप खुद डिसाइड करो कि लॉस किसका है, आपका है या मेरा है। आप इतने तो टैलेंटेड और होशियार हो कि आप समझ जाओ कि लॉस किसका है, आप ही का है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि आप रेगुलरली और सिंसियरली मेरी क्लासेस अटेंड करो, बट बाकी जिम्मेदारी मेरी है। बस बाकी आप टेंशन मत लो। बस यहां पे आप आ गए मेरे क्लास में टाइम से, सिंसियरली, नॉट फिजिकली, मेंटली ऑल्सो आपने मेरी क्लास अटेंड की है, तो ये गारंटी मैं देती हूं कि एकदम कॉन्फिडेंटली आप एग्जामिनेशन दे पाओगे। सिर्फ दे नहीं पाओगे, आप क्लियर भी कर पाओगे। बस अपने आप को किसी तरह से ये क्लासरूम में आके बिठा देना है और मेरी बातों को सुनना है। बाकी जिम्मेदारी और बाकी टेंशन मेरा, बाकी आप लोगों का कुछ नहीं है। नोट से लेकर, एग्जामिनेशन से लेकर, क्वेश्चन से लेकर, लर्न करवाने से लेकर, सब कुछ, सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ना, वो मेरी है। आपको याद है आपका 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन कैसा था? कुछ याद है आपको 2 साल पहले क्या हुआ था? कोई भी एक बच्चा क्लास में 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन जब देने गया था, क्या ये सोच के गया था क्या पता यार क्लियर होगा या नहीं होगा? ऐसा आप सोच के गए थे? नहीं। हमारी बातें सिर्फ इतनी रहती थी 80+ या 90+। याद है क्या आपको? बट ये आप अभी गारंटी नहीं कर सकते हो। क्यों गारंटी नहीं कर सकते हो? क्योंकि उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं होता है। आपको मालूम है, जब हम 1st स्टैंडर्ड में रहते तभी से पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स 10th स्टैंडर्ड बोर्ड, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड, यही चीज हमारे माइंड में बिठा देते और हम लोग इतने थॉरली 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हमें इतना कॉन्फिडेंस रहता है, फेल होना तो छोड़ दो, हम लोग यही बातें करते हैं कि हम लोग 70+ स्कोर करने वाले, 80+ स्कोर करने वाले या 90+। सेम अप्रोच मेरा रहने वाला है इस सब्जेक्ट के लिए। मैं इतना रिवीजन आपका करवाने वाली हूं, इतना हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं कि एक दिन आप ही बोलोगे कि मैम बस अब और नहीं करना है। मतलब अब मैम आपने नींद में भी उठा दिया और पूछ लिया कि ये सेक्शन क्या कहता है तो हम ये जवाब दे देंगे। ऐसा लेवल का प्रिपरेशन जो है हमारा होने वाला है। बट ये कब होगा? प्रोवाइडेड कि आप अटेंटिवली मेरी क्लास अटेंड करो, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। मैंने वही कहा, मैं वापस से रिपीट कर रही हूं, सिर्फ क्लास में आने तक की जिम्मेदारी आपकी है, बाकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी रहेगी। समझ में आया या नहीं? सो दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच फॉर माई क्लास। सब्जेक्ट जहां तक कंसर्न है, हाँ और एक चीज देखो, जब कभी भी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूं, मैं दोनों भी लैंग्वेजेस यूज करने वाली हूं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। मुझे पता है कि आप हिंदी से ज्यादा कंफर्टेबल हो, बट देखो मैं जानबूझ के कुछ कुछ बातें इंग्लिश में कहूंगी। क्यों? देखो लॉ का सब्जेक्ट ऐसा है दैट वी हैव टू स्टिक टू द टेक्निकल लैंग्वेज। देखो अकाउंट्स में एक बार चल जाएगा, मैथ्स में एक बार चल जाएगा, बट लॉ और इकोनॉमिक्स में ये बातें नहीं चलेगी। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में भी चल जाएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव है। बट मेरा जो पेपर है ना, उसकी 2 खामियां है। एक वो थ्योरी है और दूसरा थ्योरी के साथ साथ इट इज अ रिटन पेपर। क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर है, इंग्लिश स्ट्रांग होना जरूरी है। देखो प्रॉब्लम ये हो जाता है, लॉ से तो लड़ाई बाद में है, सबसे पहले इंग्लिश से ही लड़ाई है। इसीलिए सबसे पहली बार इंस्टीट्यूट ने, देखो अगर आप देखोगे, करस्पॉन्डेंस और रिपोर्टिंग दैट इज कम्युनिकेशन भी इंग्लिश के साथ क्लब कर दिया। और इसमें मालूम है आपको क्या क्या है? एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, ये सारा ग्रामर जो आपने पता नहीं किसी तरह से लर्न किया था और एग्जामिनेशन में लिख दिया था और सोचा था अब इससे पीछा छूट गया। अनफॉर्चुनेटली इससे पीछा नहीं छूटा है, क्योंकि देखो जेन्युइन है। क्यों?
देखो इवन एज एन आर्टिकल असिस्टेंट आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बोलेगा कि ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करो, ये सक्सेशन लेटर ड्राफ्ट करो, ये जो बिजनेस लेटर है ये ड्राफ्ट करो, इस पर्टिकुलर इवेंट का सपोज कंपनी है, कंपनी की मीटिंग हुई है, ये मीटिंग का आप रिपोर्ट बनाओ। तब देखो ये सारी चीजों के लिए क्या आपका ग्रामर और इंग्लिश स्ट्रांग होना जरूरी है? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में लिखे जाते हैं। और इसीलिए मैं क्या करने वाली हूं, सिखाते वक्त ही आई एम गोइंग टू यूज बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। देखो खैर मेरा हिंदी का प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा और इंग्लिश का प्रोपोर्शन कम रहेगा, फिर भी अगर मैंने कुछ इंग्लिश में पढ़ाया है और आपको लग रहा है कि नहीं मैम नहीं समझा, उसी समय पे आप मुझे रोक देना और बोलना कि मैम मुझे ये चीज नहीं समझी है, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी इन हिंदी अगेन। देखो मैं आपको ये कभी नहीं डांटने वाली हूं या मैं आपको कभी नहीं बोलने वाली हूं कि आप कितने ढ हो या आप कितने मठ हो, आपको इतना भी नहीं समझा। देखो ये मेरा कर्तव्य है एज अ टीचर, it is my moral responsibility to make it sure that every one of you all have understood whatever I am teaching all. तो मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे एक्सप्लेनेशन में लैंग्वेज एक बैरियर की तरह एक्ट करे। तो जिम्मेदारी आपकी हो कि आप मुझे रोको और बोलो कि मैम ये चीज मुझे नहीं समझी, प्लीज रिपीट इट अगेन। 10 बार मैं रिपीट करूंगी बट आई विल मेक इट श्योर कि आपको ये सारी चीजें जो है वो समझी है। समझ में आया या नहीं? श्योर 100%। अब देखो ये जो आपका 100 मार्क का पेपर है ना, पूरा का पूरा 100 मार्क लॉ का नहीं है। 60 मार्क्स इज लॉ एंड द रिमेनिंग 40 मार्क्स इज करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। देखो 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स इज गोइंग टू बी लॉ एंड 40 मार्क्स इज गोइंग टू बी करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये जो 60 मार्क्स का लॉ है ना, ये 60 मार्क्स के लॉ में यू ऑल विल बी हैविंग 5 एक्ट्स कानून, 5 तरह के एक्ट्स आपको सिखाए जाने वाले हैं एट द फाउंडेशन लेवल। कौन से है एक्ट्स? देखो सबसे पहला एक्ट जो मैं आपको सिखाने वाली हूं दैट इज गोइंग टू बी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके सिर्फ देख लो और सुन लो, मुझे मालूम है अभी आपको याद नहीं होगा, यू आर टू स्मॉल, अभी आपकी 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन क्लियर हुई है, बट सुनो और समझने की कोशिश करो। सेकेंड एक्ट इज गोइंग टू बी द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। थर्ड एक्ट इज द पार्टनरशिप एक्ट। फोर्थ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड फिफ्थ इज द कंपनीज एक्ट। ऐसे करके 5 एक्ट्स है आपके सिलेबस में जिसका कुल मिला के वेटेज जो होता है दैट इज गोइंग टू बी 60 मार्क्स। देखो अभी ये एक्ट्स के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूं। क्यों नहीं बताने वाली हूं? क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूं आपको यही नहीं पता है कि लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है, तो एक्ट क्या होगा ऑब्वियस सी बात है वो भी आपको नहीं पता है। दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ योर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है उसका ये ग्लिम्स है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूं कि आपको कुछ भी समझे, कुछ भी ना समझा हो तो भी चलेगा, इट इज ऑल ओके। आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू ऑल टुडे, क्योंकि देखो लॉ इज अ टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर योर। 11 12 में 10th स्टैंडर्ड तक तो खैर लॉ था ही नहीं, और 11 12 में भी लॉ नहीं था ना आप लोगों को। हाँ, तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे जहां पे आप लॉ के बारे में कुछ तो सुन रहे हो या समझ रहे हो। सो इट इज ऑल ओके अगर आपको कुछ भी ना समझा हो तो भी। 5 एक्ट्स है आपके सिलेबस में जिसका टुगेदर क्यूमुलेटिव वेटेज इज 60 मार्क्स, और आपका करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग इज गोइंग टू बी फॉर 40 मार्क्स। ऐसे करके 60 और 40 का ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। देखो मैं चाहती हूं आप सब लोगों के पास एक नोटबुक हो। ओके, 1 नोटबुक एवरीवन हैज टू हैव फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो 4 सब्जेक्ट्स है, चारों भी सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग नोटबुक्स रहेगी। मेरे क्लास में मैं बहुत ज्यादा लिखाने वाली हूं, जो भी एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी वो मैं आपको लिखाऊंगी। तो मैं चाहती हूं, देखो ये सब्जेक्ट को आपको इज्जत तो देनी पड़ेगी, 100 मार्क्स का ये पेपर है, तो अब आपको एक सेपरेट नोटबुक इस पेपर के लिए रखनी होगी। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है आपको लगता है, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी होगी। Every example, every PPT that I am playing on the screen, you have to make a note of these PPTs and these examples. Everything. जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैं आपको डिक्टेट करूंगी, तो डिक्टेट जब करूंगी तब तो आप मेरे साथ साथ ही लिख दोगे। बट उसके अलावा भी जब मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस करती हूँ, केस लॉस डिस्कस करती हूँ, ये पीपीटी स्क्रीन पे बताती हूँ, सारी चीजें आपको लिखनी होगी। देखो मैं डेकोरेशन करो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट एटलीस्ट यू हैव टू राइट डाउन वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू ऑल। ये क्यों? देखो घर पे जाके जब आप रिवाइज करोगे और जब आप पढ़ोगे ना,
आपको याद आना चाहिए कि मैंने क्लास में क्या एग्जाम्पल दिया था, मैम ने क्लास में क्या पढ़ाया था, आपको ये क्लासरूम याद आनी चाहिए, ये सिनेरियो याद आना चाहिए, ताकि तुरंत और एकदम फटाक से आप ये सारी चीजों को लर्न कर पाओ, क्योंकि ये जल्दी से रिकलेक्ट होगा। इसलिए उतनी सिंसियरिटी आपको बतानी पड़ेगी कि शिद्दत से आप एक सेपरेट नोटबुक मेरे सब्जेक्ट के लिए कैरी कर रहे हो, यू आर राइटिंग एवरीथिंग। हर एक चीज जब मैं एक्सप्लेन करूंगी ना, उसके बाद मैं समय दूंगी लिखने के लिए। तो फर्स्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट। जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं, किसी को कुछ नहीं लिखना है, लिखने के लिए मैं बाद में बहुत ज्यादा समय आपको दूंगी, तब आप आराम से लिख सकते हो, है ना। और एक लास्ट रूल है मेरी क्लासरूम का, एंड दैट इज रिलेटिंग टू योर मोबाइल फोन्स। देखो, आपका मोबाइल फोन जो है वो आपको आपकी बैग में रखना है ऑन द साइलेंट मोड। मैं नहीं चाहती हूं कि किसी का भी फोन उनके हाथ में आया, एंड आई एम रियली वेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज द मोबाइल इज कंसर्न। किसी भी स्टूडेंट को मैंने अगर अपने मोबाइल पे देख लिया तो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू कॉन्फिस्केट दैट मोबाइल। और सिर्फ कॉन्फिस्केट नहीं करूंगी, रात को मोबाइल में मैं चैटिंग भी कर लूंगी। ठीक है, चलो, दैट वॉज जस्ट अ जोक, उतना मैं करूंगी नहीं, बट मैं कॉन्फिस्केट जरूर करूंगी। और एक चीज है, एंड दैट इज, देखो आज तो खैर बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज सेशन थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, बट फ्रॉम टुमारो क्लास एकदम टाइम पे शुरू होगी। तो मैं चाहती हूं कि सारे स्टूडेंट्स जब तक मैं आऊं आर वेल सेटल डाउन, क्योंकि देखो मैं क्या होता है, मैं जेन्युइनली कहती हूँ, 6 सालों से मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं कहती हूँ सब सेटल हो जाते हैं। फिर कोई है अपना हीरो या हीरोइन, आराम से मस्त लेट एंट्री करे। अब बाकी बच्चे तो सेटल हो गए, हमारी वेवलेंथ जुड़ गई है। अब जैसे ही वो बच्चा आता है ना, सारी क्लास की नजर उसके पास, जब तक वो बैठता नहीं नजरों से पीछा नहीं छोड़ते बच्चे उसका। अरे भाई, उसको जगह मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। मतलब ऐसा हो जाता है वो बच्चे की एंट्री और मेरा एग्जिट। तो मैं नहीं चाहती हूं कि किसी बच्चे की वजह से मेरा एग्जिट हो जाए। तो एवरीवन हैज टू बी ऑन टाइम, ठीक है, एवरीवन। देखो, अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं, तो मैं अपने स्टाफ को बोल देती हूं क्लासरूम का डोर लॉक करने के लिए। सो अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई जेन्युइन कारण से आप क्लास में लेट पहुंचे, डोंट वरी इफ द डोर इज लॉक्ड। जैसे वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है ना, आई टेल माई स्टाफ टू ओपन द डोर अगेन। तो तब सारे स्टूडेंट्स की एंट्री में एक साथ करवा लूंगी। नहीं तो क्या होता है, मैं आपको बोलती हूँ, जेन्युइनली सब लोगों का फुल 100% अटेंशन होता है मुझ पे, और फिर वो क्लासरूम का दरवाजा खुलता है, सबका ध्यान स्कैटर हो जाता है। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। पहले से इस एज में कंसंट्रेशन का लेवल आप लोग जानते हो गिरते जा रहा है। मोबाइल के अलावा किसी और चीज पे हम कंसंट्रेट कर नहीं पाए हैं। तो और पढ़ाई तो बहुत लेट नंबर लगता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सारे डिस्ट्रैक्शंस क्लास में हो, और इसीलिए ये कुछ रूल्स बनाए। बट देखो, ये रूल्स आई नो इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, बट ये जितना ये मैं करूंगी रूल्स को फॉलो, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। देखो, कुछ ही समय की बात है, उसके बाद तो क्या आपका नवंबर में अटेम्प्ट हो जाए, 2 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आता, आपके मजे ही मजे, आपके ऐशे ऐशे। जितनी मूवीज देखनी है, जितने पिक्चर देखने हैं, जितनी अय्याशी करनी है, आप कर लो, कोई नहीं रोकने वाला। या मैं आपको नहीं पूछने वाली तुम इस थिएटर में कैसे आए हो। आपको जितना जो अय्याशी करनी है, जो मैं आपको 10 चीजें लिस्ट बना के दे दूंगी कि पुणे में कहां कहां घूम सकते हो। आप मेरे पास आओ, मैं आपको बता दूंगी कि सैटरडे नाइट कहां जाना चाहिए। बट जहां तक हमारी क्लास के और नवंबर अटेम्प्ट की बात है, आप प्लीज अपने आप को सिंसियरिटी बताओ, किसी और को नहीं। मैं आपके लिए बोल रही हूं, अपने आप को आप सिंसियरिटी बताओ। बिलीव मी, जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। जो इज्जत आपको मिलेगी जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फाउंडेशन क्लियर करोगे, उसका कोई तोड़ नहीं होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? पहले से हमारे इतने भरे दुश्मन हैं, हाँ या ना, जो सिर्फ ये देखते हैं कि कम हम फेल हो गए। उसमें सबसे पहले हमारे रिलेटिव्स, जितने बर्थडे पे कॉल नहीं आते उतने कॉल आपको आएंगे आपके रिजल्ट के दिन पे। सच में बहुत ही बेशरम होते हैं ये लोग, मुझे बोलना नहीं चाहिए खैर, बट दिस इज अ हार्श रियलिटी। जितने बर्थडे के दिन कॉल नहीं आएंगे ना, यू मेक इट अ नोट, आपके रिजल्ट के दिन आपको उतने कॉल्स आने वाले। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी को भी मौका दे अपने अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए, इसलिए हमें अपने लिए ये सिंसियरिटी तो इतनी बतानी होगी, हाँ या ना, ये सुनो। और देखो, ये जो मेरी क्लास है, इट इज नॉट गोइंग टू बी मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब मैं यहाँ पे आयु डायस पे और मैं बोल रही और क्लास खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मेरी पूरे के पूरे आज से लेकर लास्ट दिन तक एवरी सेशन इज गोइंग टू बी अ इंटरैक्टिव सेशन। इंटरैक्टिव सेशन मतलब मैं आपको सवाल पूछूंगी, आप जवाब दोगे, जवाब सही होगा, गलत होगा, कुछ भी होगा, बट मैं चाहती हूं आप जवाब दो और आप बोलो। देखो, अगर आप बोलोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे? आप डाउट नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे समझेगा कि मैं जो कह रही हूं वो आप तक आया या नहीं आया? और देखो, चाहे कितना भी वाहियात डाउट क्यों ना हो, आपको मुझे पूछना है। देखो, आपके लिए सब्जेक्ट न्यू है तो इतनी तो मुझ में समझ है दैट यू आर
टू स्मॉल फॉर द सब्जेक्ट, तो इट इज ओके। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि बाजू वाला क्या सोचेगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो बाजू वाला क्या सोचेगा, बाजू वाले के मन में भी वही डाउट है और वो यही सोच रहा है कि बाजू वाला क्या सोचेगा। तो इसीलिए बाकी के लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे, भाड़ में जाए पूरी दुनिया, यहां पे सिर्फ आप और मैं हूं। आप समझ लेना, यहां पे मैं आई हूं सिर्फ आपके लिए, और मेरी जिम्मेदारी है एग्जामिनेशन तक आपका हाथ पकड़ने के लिए और वहां तक आपको लेके जाने के लिए। बाकी साथ आपका है, हाँ या ना? चलेगा? तो आप जवाब दोगे जब कभी मैं सवाल पूछूंगी, चाहे सही हो या गलत हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपको जवाब देना है। एक काम करो ना, 2 मिनट के लिए, सिर्फ नोटबुक्स है सब लोगों के पास आज, सिर्फ ये चीज लिख दो ना, सब्जेक्ट का नाम लिखो, फिर उसके 2 बच्चे बना दो, 2 कॉलम्स बना दो, एक लॉ और एक करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, फिर लिख दो 60 मार्क्स 40 मार्क्स, फिर 60 मार्क्स के लिए 1 2 3 4 5 एक्ट्स का नाम लिख दो। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। लॉ 60 मार्क्स, करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? देखो, चाहे आपका बैकग्राउंड साइंस है या कॉमर्स है, हाँ देखो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस और कॉमर्स दोनों भी स्टूडेंट्स के लिए इक्विवेलेंट ग्राउंड पे है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना आपका नॉलेज है उतना ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स का भी नॉलेज है, सो इट इज ऑल ओके वेदर यू आर साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लिख लिया? सिर्फ लिख लो, अभी शायद कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट इट डाउन, जब सही समय आएगा मैं आपको बता दूंगी। हो गया सबका? अच्छा, कोई मुझे जवाब दे सकता है कानून हम लोग बनाते क्यों है? क्यों हम लोग कोई भी कानून बनाते हैं? ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो क्यों ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है? किसकी यूनिटी? अच्छा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। ओके, क्या बोल रहे थे? किसके लिए? इंसाफ। देखो, ओके फाइन, ठीक है, इंसाफ के लिए इन द सेंस 2 चीजें इसमें भी, कि किसी ने अगर कुछ गलत किया तो उसको क्या सारी सजा होगी, ये भी कानून बताता है। और दूसरी चीज है, कोई इंसान गलत करने के पहले सोचेगा कि अगर मैंने ऐसा गलत काम किया तो मुझे ये सारी सजा होगी, तो आई बेटर डू नॉट डू दिस। तो कभी कभार डर बनाने के लिए भी कानून बनाया जाता है। कुछ कुछ कानून होते हैं जो रिजिड होते हैं, जैसे कि देखो, डाउरी से रिलेटेड लॉ, डाउरी से, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड लॉ, ये वाले सारे लॉज है ना, बहुत हार्श है। हार्श है मतलब कानून ये बोलता है कि आपको प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है कि आपने डाउरी दिया है। अगर कल जाके मैं पुलिस स्टेशन में चली गई और मैंने कह दिया कि मेरे ससुराल वालों ने मुझसे डाउरी मांगी थी, विदाउट इवन आस्किंग अ क्वेश्चन, द पुलिस विल अरेस्ट माई फैमिली मेंबर्स। तो ये हार्श लॉ है। क्यों हार्श लॉ है? क्योंकि हम चाहते हैं कि डाउरी सिस्टम, गर्ल चाइल्ड की किलिंग का सिस्टम इंडिया में बंद हो जाए, और इसीलिए ये हार्श लॉज बनाए गए। दूसरी चीज होती है, सारे कानून इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। कुछ कुछ कानून बताते हैं कि अगर आपने ये गुनाह किया तो आपको ये सजा मिल सकती है। बट देखो, ठीक है, और कौन से कारण हो सकते हैं? सोचो, ये सही है, और
और क्यों आपको लगता है कि कानून बनाए जाते हैं? ये तो एक्सट्रीम हो गए कि मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, किडनैप कर दिया तो ये सारी सजा है। बट देखो, कंपनी से रिलेटेड भी कानून है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा जीएसटी। जीएसटी कुछ आइडिया है? जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी से रिलेटेड एक कानून इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये सारे कानून क्यों बनाए जाते हैं? किस बात की लिमिटेशन? नहीं बेटा, फ्रॉड के लिमिटेशन के लिए ये कानून नहीं बनाया है जीएसटी। इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। नहीं, हिसाब रखने के लिए नहीं। लोगों को टैक्स भरने के लिए आसान हो इसीलिए। किस चीज में फ्रॉड ना हो? थोड़ा थोड़ा सही है। ओके फाइन। देखो, मैं एक बिजनेस पर्सन हूं, आप एक बिजनेस पर्सन हो। मैं शिद्दत से टैक्स भर रही हूं, आप टैक्स नहीं भर रहे हो। अब मुझे बताओ, आप भी पकड़े नहीं जा रहे हो और मैं भी पकड़े नहीं जा रही हूं। बट अब मुझे डीमोटिवेशन होगा। क्यों डीमोटिवेशन होगा? कि ये तो टैक्स भर रहा भी नहीं, सारा गवर्नमेंट को जो बिलोंग करता है पैसा अपने जेब में रख दे रहा, और इसको कुछ सजा भी नहीं मिल रही और ये पकड़ा भी नहीं जा रहा, तो मैं क्यों टैक्स भरूं? सही है नहीं? तो मेरा जो मोटिवेशन है टैक्स भरने का वो खत्म हो जाएगा ना। तो एक सिस्टम होना जरूरी है, रेगुलेशन होना जरूरी है। उतना ही नहीं, लोगों के स्कैंडल्स, लोगों के फ्रॉड बढ़ना शुरू हो गए, उसको रिड्यूस करना, बंद करना जरूरी है। इसीलिए कानून को बनाना जरूरी हो गया। देखो, बहुत समय पहले एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करती हूं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया। देखो, कुछ समय पहले, सबसे पहले तो देखो, क्या व्हीकल्स थे? बहुत जमाने पहले क्या व्हीकल्स थे? नहीं। तब क्या होता था? वी यूज्ड टू ट्रैवल वॉकिंग। अगर एक पर्सन को कहीं दूसरे जगह जाना है, चल के जाता था। तब मुझे बता, उस जमाने में जब हम पैदल चल के जाते थे, क्या कोई ट्रैफिक के रूल्स थे? बोलो ना। क्या कभी आपने कोई सिग्नल देखा या कभी कोई आपने साइन देखा? नहीं। जब इंसान चल के जाता था तब कोई रूल्स नहीं थे। इनफैक्ट देखो, दूसरे स्टेज में क्या हुआ? हॉर्स कैरेजेस बनने लगे, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स कैरेजेस बनने लग गए, फिर बुलक कार्ट्स बनने लग गए। मतलब नाउ वी स्टार्टेड टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रैवलिंग। उस जमाने में भी क्या आपने कोई ट्रैफिक के रूल्स देखे? बोलो ना, हाँ या ना? बोलो। नहीं। ट्रैफिक के रूल्स क्या आपको आज के जमाने में दिखाई देते हैं? हाँ या ना? अब मुझे बताओ, उस जमाने में और इस जमाने में, मतलब आज के जमाने में, ऐसा क्या डिफरेंस है जिसके वजह से हमें ट्रैफिक के रूल्स को इंट्रोड्यूस करना जरूरी लगने लग गया? बोलो मुझे। इंसानों का क्या खुद का दिमाग है? हो कि नहीं? मराठी में बोलो क्या, हाँ कि ना? है। तो अब मुझे बताओ, जब मैं चल रही हूं, क्या मैं देख रही हूं, क्या मैं सेंस कर सकती हूं कि कोई दूसरा इंसान आगे से आ रहा है? या तो मैं रुक जाऊं या तो मैं साइड दूं। तो क्या कभी आपने ऐसे सुना है, दो इंसान चल रहे थे और पता नहीं एक्सीडेंट हो गया और दोनों की मौत हो गई? बट क्या ये व्हीकल्स के लिए आपने सुना है? क्योंकि ये मशीन्स है, एंड मशीन्स का सिस्टम फेल हो सकता है, हम रेकलेसली उसे यूज कर सकते हैं, हम कभी उसे समझने में गड़बड़ कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या हो सकता है? एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, बुलक कार्ट्स के जमाने के बाद व्हीकल्स आने लग गए, टू व्हीलर्स आने लग गए, फोर व्हीलर्स आने लग गए, बेसिकली मोटर व्हीकल्स आने लग गए। और जैसे जैसे मोटर व्हीकल्स आने लग गए, गवर्नमेंट को यह दिखाई देने लग गया कि रोड के एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए। तो देखो हुआ क्या, तब कोई भी एक्ट नहीं था, कोई भी कानून नहीं था ट्रैफिक से रिलेटेड, क्योंकि उस जमाने में हमें कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई कि इससे रिलेटेड भी कोई रूल्स बनाए जाए। तो इसलिए क्या होने लग गया, जैसे ही हमारा सिस्टम फ्रॉम एनिमल्स स्विच हुआ टू मोटर व्हीकल्स, प्रॉब्लम ये हो गया कि एक्सीडेंट्स जो है, एक्सीडेंट्स वो बढ़ने लग गए। एक्सीडेंट्स बढ़ने के वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स होने लग गई। एक्सीडेंट्स होने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होने लग गई, और क्योंकि डेथ्स होने लग गई, एक्सीडेंट्स इंक्रीज होने लग गए, गवर्नमेंट को यह जरूरत महसूस हुई कि ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाना जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रैफिक से रिलेटेड एक रूल बुक बनाई।
यही रूल बुक को हम लोग क्या करते हैं, अप्रूव करने के पहले वी ले इट इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सिविक्स आपने पढ़ा है तो आप लोग मुझे बता सकते हो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब कौन से दो हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने एक ट्रैफिक से रिलेटेड रूल बुक बनाई। यही रूल बुक पहले लोकसभा के सामने रखी गई, लोकसभा में जैसे ही क्लियर हुआ उसे राज्यसभा में रखा गया। जैसे ही राज्यसभा के लोगों ने भी इसे अप्रूव कर दिया, ग्रांट कर दिया, ये रूल बुक चली गई टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज के लिए अपना एसेंट दिया, क्या हो गया, ये जो रूल्स थे, ये जो बुक थी, बन गई एक एक्ट। और इसी एक्ट को हम कहते हैं द मोटर व्हीकल्स एक्ट। और इसी मोटर व्हीकल्स एक्ट में लिखा गया है कि आपको सिग्नल्स फॉलो करने होते हैं। सिग्नल्स, तो अब सिग्नल्स को एक्सप्लेन किया गया है, एक रेड है, एक येलो है, एक ग्रीन है। जो आप समझते हो वो नहीं कि भाई चलो रेड है स्टॉप आपकी भाषा में, येलो है और तेज भागो, यही है ना आपकी भाषा, ग्रीन है चलो भगाओ, ऐसा नहीं। तो जो रूल्स है वो बनाए गए, कहां पे यू डू नॉट हैव टू हॉर्न, तो कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है तो वहां पे नो हॉर्निंग जोन है, कहां पे आप व्हीकल्स पार्क कर सकते हो, P1 P2, आपको मालूम है ये सिस्टम पार्किंग का। तो कभी आपको राइट साइड में पार्क करना होता है आपकी गाड़ी, कभी लेफ्ट साइड में पार्क करना होता है। कोई कई जगह ऐसे ही जहां पे यू कैन नॉट पार्क, सपोज किसी स्कूल का गेट है, कोई हॉस्पिटल का गेट है, कोई इंस्टीट्यूट का गेट है, तो गेट के सामने यू आर नॉट अलाउड टू पार्क योर व्हीकल्स। यही सारी चीजें जो है ये बनाई गई थी ये रूल बुक में, और कह दिया कि ये रूल बुक जो है एवरी पर्सन हैज टू फॉलो। अगर आपको व्हीकल्स चलानी है तो कब आप एलिजिबल होगे, तो देखो 2 व्हीलर है तो 16 प्लस होने चाहिए, 4 व्हीलर है तो 18 प्लस होने चाहिए, वो भी यू शुड बी हैविंग अ परमानेंट लाइसेंस, उसके बाद ही यू विल बी अलाउड टू ड्राइव। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट बांधना कंपलसरी है, आप राइड कर रहे हो तो फिर ऐसे केस में आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। ये सारे रूल्स जो है इसी रूल बुक में बनाए गए, एंड एक्सपेक्टेड है दैट एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया, होल ऑफ इंडिया, हैज टू फॉलो दीज ट्रैफिक रूल्स। तो अब इससे क्या होगा, देखो मैं ये तो गारंटी नहीं देती कि एक्सीडेंट्स होना ही बंद हो जाएंगे, दैट इज इम्पॉसिबल, बट ऑफ कोर्स यस, कि ये जो इंटेंसिटी थी एक्सीडेंट्स की, ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स थे, क्या वो रिड्यूस हो जाएंगे, हाँ या ना। अब आप सोचो ना, खुद आप सोचो कि अगर कोई रूल नहीं है रिलेटेड टू ट्रैफिक इन इंडिया, तब ऐसे केस में एक्सीडेंट्स कितने नंबर्स में बढ़ सकते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, और क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, हमने ये रूल बुक बना दी, ये एक्ट बना लिया और कह दिया ये एक्ट सभी को फॉलो करना कंपलसरी है। वैसे ही अब देखो, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि क्यों एक्ट्स आते हैं। आपके सिलेबस में एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, नाम बोले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो बहुत समय पहले की बात है, मतलब हमारे समय की बात ना कुछ और थी। हमारे जमाने के लोग ना बहुत ही इनोसेंट और क्रिस्टल क्लियर होते थे। तो अगर मैंने कह दिया ना कि चलो ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल है, तो मतलब बात पक्की है। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सामने वाला मुझे डिच करेगा। बट देखो जैसे जैसे समय बदलते गया ना, कॉन्ट्रैक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, किसी की कुछ राइट्स और किसी की कुछ ड्यूटीज अराइज हो रही है। बट धीरे धीरे जैसे समय बदलते गया ना, क्या होने लग गया, स्कैंडल्स बाहर आने लग गए। स्कैंडल्स मतलब फ्रॉड्स, किसी ने कुछ वादा किया बट उसे पूरा नहीं किया, किसी ने किसी को धोखे में रख के कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया, ये सारे स्कैंडल्स बाहर आने लग गए। जैसे कि देखो, क्या आप ये सुब्रतो राय सहारा का केस जानते हो? सुब्रतो राय सहारा नहीं, लोनावाला में एम्बी वाली सिटी के बारे में कभी आपने सुना है? हु इज द ओनर ऑफ दिस एम्बी वाली सिटी? सुब्रतो राय सहारा। तो देखो, अच्छा विजय माल्या के बारे में आपने सुना है? इसके बारे में क्या सुना है आपने? किंगफिशर एयरलाइंस, बियर, क्या सुना है आपने? क्या किया है उसने? लोन लेके भाग गया। उसके अलावा और कुछ एम्प्लॉयज की ड्यूज थे, वो नहीं दिया उसने। कुछ नहीं मालूम है आपको? नो आइडिया। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप लोग? मैम पढ़ते ना सिर्फ पेज 3 पुणे टाइम्स। क्यों?
अच्छा चलो, देखो क्या होने लग गया, ये स्कैंडल्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है, आज तो पहला ही दिन है, सो इट इज ऑल ओके। लोग क्या करने लग गए, जैसे मैंने आपसे पैसा ले लिया और कह दिया कि ये जो पैसा है मैं आपको 1 साल बाद रिटर्न कर दूंगी, बट पैसा रिटर्न ही नहीं किया ना मैंने, आपका पैसा लेके 9 2 11 हो गई, तो क्या मैंने आपको चीट किया है? चीट किया या नहीं किया है? पैसा लिया क्या कहते हुए कि 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर दूंगी, और पैसा मैंने वापस दिया ही नहीं, तो अब ऐसे केस में हैव आई चीटेड यू, यस और नो? या तो फिर से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मेरी घड़ी दे दी, आपने कहा मैम ये घड़ी का पेमेंट मैं आपको 10 दिन बाद दे दूंगा, बट आपने मुझे पेमेंट दिया ही नहीं, तो क्या आपने मुझे चीट किया है? अब देखो ऐसे स्कैंडल्स, ऐसे फ्रॉड बढ़ने लग गए। अब फ्रॉड बढ़ने तो लग गए, बट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया ही नहीं था ना ये फ्रॉड से डील करने के लिए, कि अगर आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और सपोज आपने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, ब्रीच कर दिया मतलब आपने तोड़ दिया, जो वादा किया है वो निभाया नहीं आपने, अब ऐसे केस में मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मैं किसको प्लीड करूं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं चाह कर भी आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती। ऐसे करके धीरे धीरे स्कैंडल्स और फ्रॉड्स बाहर आने लग गए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा नाउ इट इज हाई टाइम, अब हमें कोई कानून कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बनाना जरूरी है, और इसीलिए क्या हुआ, एक रूल बुक बनाई गई रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब क्या उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, यस, कब कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स क्या होंगे, कैसे वो बाइंडिंग होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो मेरे पास आपके अगेंस्ट क्या सारे एक्शंस होंगे, क्या आपको जेल होगी, अगर जेल होगी तो मिनिमम जेल कितनी, मैक्सिमम जेल कितनी, क्या मुझे कॉम्पेंसेशन मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मतलब अब देखो मेरी घड़ी भी आपके पास है और पैसे भी आपने नहीं दिए, तो मतलब क्या मेरा डबल नुकसान हो गया, मेरी घड़ी भी गए और मेरा पैसा भी गया, तो क्या मैं आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकती हूं? अगर मैं आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकती हूं तो कितना डैमेज क्लेम कर सकती हूं, सारी चीजें ये रूल बुक में लिखी गई, और यही रूल बुक हमने पार्लियामेंट में पास करवाई और प्रेसिडेंट ने उनका एसेंट दिया, और ऐसे करके एक एक्ट, एक कानून बन गया, और इसी कानून को हम कहते हैं एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड दिस इज वन ऑफ द एक्ट्स दैट यू ऑल विल बी लर्निंग इन योर सिलेबस। तो क्यों जरूरत महसूस हुई ये एक्ट को, ये कानून को बनाने की जरूरत इसीलिए महसूस हुई क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड स्कैंडल्स, फ्रॉड्स जो है वो बढ़ने लग गए, और हम चाहते थे कि ये स्कैंडल्स बढ़े नहीं घटे, और अगर स्कैंडल्स हो भी गए तो एटलीस्ट जो अग्रीव पार्टी मतलब जो दुखी आत्मा है, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, उसके पास एटलीस्ट कानून है उसके पीछे उसको इंसाफ दिलाने के लिए, और इसीलिए ये कानून हम पढ़ने वाले हैं और हम देखने वाले हैं, और यही कारण था क्यों इस कानून को हमने बनाया है, क्यों इस कानून को हमने ड्राफ्ट किया है। समझ में आया क्यों कानून या लॉज बनाए जाते हैं, हाँ या ना? ऐसे हर एक कानून के पीछे देयर इज अ रीजन कि क्यों कोई एक्ट बनाई जाती है, हर कोई कानून बनाने के पीछे एक कारण होता है, और जब आप ये कारण समझोगे तब आपको ये कानून को पढ़ने में मजा भी आएगा, है ना? देखो ये दोनों चीजें मैं लिखवाने वाली हूं, बट करंटली आई वांट टू टेल यू कि कानून बनाया कैसे जाता है। देखो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं गवर्नमेंट के, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होते हैं, और हर एक मिनिस्ट्री जो होती है ना अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, ये सारे एक्ट्स बनाती है। अब देखो यही सारी मिनिस्ट्रीज जो होती है ना अपने फील्ड की एक्सपर्ट होती है, तो ये मिनिस्ट्री के लोग या तो खुद को उनको लगता है कि उनके फील्ड में कोई कानून बनाना जरूरी है, या तो फिर गवर्नमेंट उनको कहता है कि हे मिनिस्ट्री इस फील्ड में ना हमें लग रहा है कि स्कैंडल्स बढ़ रहे हैं, तो ये फील्ड को मॉनिटराइज करना जरूरी है, रेगुलेट करना जरूरी है, इससे रिलेटेड आप कोई कानून बनाओ। जैसे कि मैं आपको रिसेंटली बताती हूं, इन दिनों में अगर आप देखोगे एडवर्टीजमेंट के द्वारा लोगों को कितना चीट किया जाता है, कभी आपने महसूस किया है? कभी आपको ऐसा लगा है टीवी पे जब आप कोई ऐड देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है भाई क्या दिखा रहे हैं ये,
मतलब बकवास है ये, बंद करो। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है या नहीं हुआ है? ये आपने एक एड है, मैं आपको बताती हूँ, रुको। आई हैव दिस एड, आई विल जस्ट शो इट टू यू। ये CFL बल्ब की एड आपने देखी है कभी? ये एड आप सिर्फ देखना, जब आप ये एड देखोगे आप रियलाइज करोगे मतलब क्या ये, किस हद तक पब्लिक को पागल बनाते, बेवकूफ बनाते हैं ये मार्केटिंग के लोग। तो देखो कुछ समय बाद ना मार्केटिंग के लोगों को भी रेगुलेट करने के लिए कानून बनने वाले, क्योंकि ये फील्ड अब ऐसी फील्ड हो गई है जहां पे एनी पर्सन इज गिविंग एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। मतलब देख के हमें समझ में आ जाता है कि ये बेवकूफी है, बट फिर भी पीपल बाय दीज प्रोडक्ट्स। तो लोग बहुत ज्यादा पब्लिक का कॉन्फिडेंस डिक्लाइन होने लग गया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और क्योंकि ये पब्लिक कॉन्फिडेंस डिक्लाइन हो रहा है, इसीलिए इस फील्ड को रेगुलेट करना जरूरी है। ये एड आप सिर्फ देखो, उसके बाद मैं आपको आपके सजेशंस पूछती हूँ। बेटे, कल ये लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ, हाँ, मेरी त्वचा। दीदी, इंस्टेंट टैनर चाहिए? तो ये लो। ये साधारण क्रीम असर दिखाए 5 दिनों में, पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। बजाज CFL सब कुछ रोशन कर दे। मतलब क्रीम्स की एड एक साइड पे और दूसरा CFL की बल्ब की एड दूसरे साइड पे। देखो इनफैक्ट इतने कॉन्फिडेंस से ये कंपनी ने एडवर्टीजमेंट बनाई है, वो एड में भी कहता है कि साधारण क्रीम आपको 5 दिनों में गोरापन दे। मतलब वो क्रीम की एड भी जब हम देखते हैं हम सोचते हैं कि 5 दिन में क्या गोरापन आने वाला है, वो सारी चीजें एक साइड पे, 1 सेकंड में गोरापन। आपको लगा नहीं कि किस हद तक मार्केटिंग की डिपार्टमेंट नीचे गिर गई है? तो देखो हर एक फील्ड के लिए गवर्नमेंट की अपनी मिनिस्ट्री रहती है। तो गवर्नमेंट को कभी लगे कि नहीं ये फील्ड में कानून बनाना जरूरी है, गवर्नमेंट क्या करता है, तुरंत ये मिनिस्ट्री के लोगों को बोलता है कि ये फील्ड से रिलेटेड हमें कोई कानून बनाना जरूरी है, और फिर उसी फील्ड से रिलेटेड कानून बनाया जाता है। तो अब देखो जैसे कि कंपनीज एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये मिनिस्ट्री के लोगों ने मिलकर सोचा कि अब 1956 की एक्ट बहुत पुरानी हो गई, अब वो रिडंडेंट हो गए। उस समय पे कंपनीज को चलाना एक तरीका था, और आज के जमाने पे कंपनीज को चलाने का तरीका बहुत ज्यादा बदल गया। इसीलिए बदलते वक्त के साथ हमें हमारा कानून भी बदलना जरूरी है। और इसीलिए मिनिस्ट्री के लोगों ने सोचा हमें अब एक नया कानून कंपनी से रिलेटेड बनाना पड़ेगा, और इसीलिए तो ये कंपनीज एक्ट 2013 आई ना कुछ समय पहले ही। तो अब देखो क्या हुआ, मिनिस्ट्री के लोगों ने सोचा कि हमें कंपनी से रिलेटेड एक नया कानून बनाना है। सो व्हाट दे डिड, दे मेड अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब समझ लो एक रफ कॉपी ऑफ द एक्ट। उन्होंने सारे रूल्स बनाए कि कंपनी होती क्या है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते कैसे, कंपनी कौन से टाइप्स की होती है, कंपनी क्या सारे बिजनेसेस कर सकती है, कंपनीज की लायबिलिटी क्या है, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या, कंपनी को चलाया कैसे जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स ROC के पास सबमिट करने होते हैं, सारी चीजें हमने एक रूल बुक में बना दी विच वॉज रिलेटिंग टू अ कंपनी। बट देखो अब ये एक्ट नहीं बना है, ये रूल बुक मिनिस्ट्री के लोगों ने बनाई। जैसे ये रूल बुक मिनिस्ट्री के लोगों ने बनाई, तो जैसे कि MCA के लोगों ने कंपनी से रिलेटेड रूल बुक बनाई, ये रूल बुक दे लेड इट इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या हुआ, इसी बुक को लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रेजेंट किया गया। फिर अब देखो लोकसभा में क्या हुआ, जांचा गया ये सारे रूल बुक को, फिर एक्सपर्ट ओपिनियन दिए गए, क्या ऐड करना चाहिए, क्या डिलीट करना चाहिए, क्या मॉडिफाई करना चाहिए, उसी हिसाब से रूल बुक को अल्टर चेंज किया गया। जैसे ये रूल बुक लोकसभा में पास हुई, इट वॉज लेड डाउन इन फ्रंट ऑफ द राज्यसभा। फिर राज्यसभा में भी कुछ चेंजेस हुए, कुछ अल्टरेशंस हुए, कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, कुछ एडिशंस, कुछ डिलीशंस, कुछ सब्स्टिट्यूशंस, और ऐसे करके राज्यसभा में भी ये पर्टिकुलर जो रूल बुक है वो पास हुई। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तरफ से हां हो गया, इट वेंट टू द प्रेसिडेंट।
और जैसे ही प्रेसिडेंट ने कहा हा, ये जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट इज नोन एज अ बिल, दिस ड्राफ्ट नाउ बिकेम एन एक्ट, और इसी एक्ट को कहते हैं एज द कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे करके चाहे वो कोई भी कानून हो, हाँ कोई भी कानून, जीएसटी से रिलेटेड कानून रहा हो, कंपनी से रिलेटेड कानून रहा हो, या आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कानून रहा हो, या इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कानून रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, कोई भी कानून बनते वक्त यही सिस्टम फॉलो होता है। सबसे पहले उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स है एक ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर it is laid in both the houses of the parliament, and then once it is passed in both the houses of the parliament, it goes to the president of India for his consent. For his consent means उनकी मंजूरी के लिए, और एक बार उनकी मंजूरी मिल गई तो ऐसे केस में this draft becomes an act, और एक बार अगर ये एक्ट बन गया सो एवरी पर्सन जिसको ये कानून एप्लीकेबल है उस पर्सन को ये कानून फॉलो करना पड़ेगा। यस और नो गाइस? लोकसभा राज्यसभा कभी आपने देखा है? कभी गूगल सर्च किया है या लाइव देखा है? कुछ इमेजेस बता देती हूं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा। यस, दिल्ली में गए हो आप लोग कभी? वहां पे आपने देखा है लोकसभा, राज्यसभा? न्यूज में कभी देखा है कैसी कैसी हरकतें होती है लोकसभा में? देखा है आपने कभी? सब लोग अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस देते हैं, गुस्सा आ गया तो कुर्सी फेंक देंगे, माइक तोड़ देंगे, ऐसा कुछ सुना है, देखा है? तो ये कुछ इमेजेस है लोकसभा के। राज्यसभा का भी बता देती हूं। This is the Rajya Sabha. Who is the current president of India? Who is the current president? Yes. Mr. Ramnath Kovind is the current president of India, जिनके पास करंटली हर एक बिल जो है वो जाता है, और इन्हीं के एसेंट के बाद, यही है वो चेहरा, देख लीजिए ध्यान से, उन्हीं के एसेंट के बाद हमारा कोई भी ड्राफ्ट जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ बिल। सो दिस इज, सॉरी, इनटू एन एक्ट। सो दिस इज हाउ एन एक्ट इज मेड। कुछ समझ में आया क्या आपको जो कुछ भी आज मैंने सिखाया आप लोगों को? हाँ कि ना? ना, हाँ कि हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, ठीक है, काम करो आप लोग, ये दोनों चीजें जो है ना वो लिख लो। उसके बाद मैं 2 मिनट में रिवाइज करूंगी जो कुछ भी मैंने सिखाया, एंड देन आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे। मेरे सेशन सिर्फ 1 ही घंटे के रहेंगे, ज्यादा लंबा मेरा सेशन रहेगा नहीं, एज इट इज अ थ्योरी पेपर। ये इमेजेस तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ लिख देना प्रॉब्लम क्या हो गया, एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए, ये प्रॉब्लम था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया हमने ट्रैफिक से रिलेटेड रूल्स बनाए। हाँ, तो अब ये बिल बना, अब बिल गया इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, वहां पे पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने जैसे ही कंसेंट दिया क्या बन गया, वो एक एक्ट, और इसी एक्ट को क्या कहते हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आएगा इसको पढ़ने के लिए। सबसे इजीएस्ट और स्कोरिंग मतलब लॉ, मेरा सब्जेक्ट है इसीलिए नहीं, आप आपके सीनियर्स को पूछ लो। हो गया लिख के? देखो अभी तक मैंने एक्ट शुरू नहीं किए, मैंने मेरा सब्जेक्ट भी शुरू नहीं किया है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि कानून बनाया क्यों जाता है, क्योंकि देखो ये जानना जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट टू ऑल। तो मैं डायरेक्टली, देखो अगर मैं चाहती थी मैं डायरेक्टली सिखाना चालू कर सकती थी कि सेक्शन 1 है ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट,
बट देखो, मैं चाहती नहीं हूं कि मेरा अप्रोच ऐसा रहा. मेरा अप्रोच कभी भी मैकेनिकल नहीं रहने वाला है. ओके, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल बेस्ड. ये वाला भी पीपीटी लिख लो. प्रॉब्लम क्या हुआ कि कॉमर्स में फ्रॉड्स बढ़ने लग गए, बिजनेस से रिलेटेड फ्रॉड्स, स्कैंडल्स बढ़ने लग गए, धोखाधड़ी बढ़ने लग गई. तो इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कानून बनाना जरूरी है, जिसके वजह से हमने एक एक्ट ही बना दिया ना. क्या है एक्ट का नाम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बोलो तो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. दिस एक्ट इज इन योर सिलेबस. एक मिनट में बस आपको बता देती हूं कि हमने आज क्या क्या देखा है. पहली बात तो जो हमारा सब्जेक्ट है, इट इज 100 मार्क्स पेपर. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 60 मार्क्स लॉ है एंड 40 मार्क्स इज करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. फिर ये जो लॉ है ना, इसमें आपको 5 एक्ट्स पढ़ने हैं. पहला एक्ट जो मैं कल से शुरू करने वाली हूं, दैट इज गोइंग टू बी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्या लिखा है एक्ट में अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा है. मैंने सिर्फ कहा है कि ये सारा आपका सिलेबस है, दैट इज इट. और आज हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि क्यों कोई कानून बनता है. अगर कानून बनाया गया है, उसके पीछे कोई कारण है, और ये कारण क्या है वो हमने आज देखा है. देखो, मेरी जो बुक्स है, इट इज गोइंग टू बी कलर्ड बुक्स. मैं जो बुक्स आपको सीपीटी में देने वाली हूं ना, वो कलर्ड बुक्स होने वाली. मैं सिर्फ बता देती हूं हल्की सी झलक. कलर्ड बुक्स क्यों? पहली बात तो टू मेंटेन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, ये ड्राई सब्जेक्ट है, इसलिए उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरी बुक्स को मैंने कलर्ड रखा है. प्लस सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये होता है सीए के स्टूडेंट्स का कि सिलेबस जो होता है वो पहाड़ जितना होता है, और समय जो होता है वो चींटी जितना होता है. तो हमारा बिगेस्ट कॉन्स्टेंट इज गोइंग टू बी टाइम कॉन्स्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आपको सिर्फ मेरा पेपर नहीं, मेरे पेपर के अलावा 4 पेपर्स आपको पढ़ने हैं. तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मेरी बुक्स को बनाते वक्त आई हैव मेड इट कलरफुल. कलरफुल इन विच सेंस? दिस कलर इज सेइंग समथिंग. every important word and keyword I have printed in blue. ये देखो, मैं आपको बताती हूं. आपको दिख रहा है? हर एक लाइन में कुछ तो कुछ आपको नजर आएगा जो ब्लू में होगा. ये everything that I have printed in blue are the keywords, are the important words. इससे क्या होगा, एक बार तो पूरा 1-to-1 हम टॉपिक को रीड कर लेंगे क्लास में. जब आप घर पे रिवीजन के लिए जाओगे ना, आपको हर एक चीज को एक से एक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी. आपको मालूम है ये सारे कीवर्ड्स है. जैसे ही आप ये सारे कीवर्ड्स पढ़ लोगे ना, व्हाट विल हैपन इज, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये पूरा सेक्शन जो है, ये पूरा पैराग्राफ जो है, वो किस बारे में बोल रहा है. एवरीथिंग यू विल नॉट हैव टू रीड 1-to-1. तो अगर मेरी बुक 200 पेजेस की है, समझ लेना ये कीवर्ड्स जो है अराउंड 70 पेजेस हो जाते हैं. तो अब देखो, एक बच्चा वो है जो मेरी क्लास का है, और एक बच्चा वो है जो मेरी क्लास का नहीं है. वो 200 बार एक बार पढ़ेगा, आप वही बुक को 3 बार पढ़ चुके होंगे. तो ऑब्वियसली बात है, कॉन्फिडेंस किसको ज्यादा होगा, उसको या आपको. 10th स्टैंडर्ड में वही मेथोडोलॉजी थी. टीचर्स ने 9th स्टैंडर्ड से ही 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई चालू कर दी थी. मतलब आप इतने पक्के हो गए थे वो पढ़ के कि आपको मालूम था नींद में 3 बजे भी उठा के कोई पूछ लेगा 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, तो आप सही जवाब ही दोगे. बराबर या नहीं? वही मेथोडोलॉजी हम लोग यहां पे फॉलो करने वाले. इतने कॉन्फिडेंस से आप एग्जामिनेशन में जाओगे दैट एवरीथिंग विल बी पिट पैट. और पिट पैट मतलब नॉट मगिंग अप. हाँ देखो, आज के दिन पे मैंने कुछ भी मगिंग अप नहीं करवाया. पहले वुड बी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. कॉन्सेप्ट्स करने के सिवाय हम लोग आगे बढ़ने नहीं वाले. सबसे पहले वही डिस्कशन होगा कि ये सेक्शन आया क्यों, उसके बाद डिस्कशन होगा कि सेक्शन में लिखा क्या है. Yes or no, guys? Okay. So I'll call it an off for today. Thank you very much. I will see you all tomorrow.